हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन इंग्लिश जोन एंड फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ओड टू द वेस्ट विंड पोएम, जो कि पीबी शेले ने लिखी हुई है। द ग्रेट रोमांटिक पोएट, रेवोल्यूशनरी पोएट आप उनको कह सकते हो, रोमांटिक एरा के। जो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वो हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज रिलेटेड टू दी पोएम ओड टू दी वेस्ट विंड। जी हाँ, पश्चिमी हवाएं से रिलेटेड जो ओड लिखा हुआ है पीबी शेले ने, उसके कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि आपके एग्जाम ओरिएंटेड है, एग्जाम बेस्ड है, उसके एमसीक्यूज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो रेडी हो जाइए अपने पेपर पेन के साथ में, अपने नोट्स के साथ में। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जैसा मैं ऑलरेडी आपको बताती हूँ डिस्कस करेंगे और आप उनको नोट डाउन कर लीजिएगा। तो चलिए बिना डिले किए हुए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एंड हियर वी हैव द फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, What historical event inspired Shelley to write Ode to the West Wind? ठीक है, ये पोएम है Ode to the West Wind। आप सभी जानते हो, बहुत अच्छे से इससे फेमिलियर हो इस पोएम से। और आपको बताना है कि कौन सा हिस्टोरिकल इवेंट था जिससे इंस्पायर्ड होकर के पीबी शेले ने इस पोएम को लिखा है, इस ओड पोएम को कंपोज करा हुआ है, जो कि वेस्ट विंड से रिलेटेड है, पश्चिमी हवाओं से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। स्क्रीन पे आप सभी के सामने ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं, तो जल्दी से ऑप्शन में मैं एक बारी आपको मेंशन कर देती हूँ और आप अपने क्वेश्चन का आंसर तब तक दीजिए मुझे। तो पहला जो ऑप्शन है वो है अमेरिकन रेवोल्यूशन, ये इवेंट था हिस्टोरिकल इवेंट जिसने इंस्पायर किया, या द बैटल ऑफ वाटरलू, या था द फ्रेंच रेवोल्यूशन, एंड ऑप्शन डी है द पेटरलू मैसेकर। तो कौन सा ऐसा इवेंट था, कौन सा ऐसा हिस्टोरिकल इवेंट था जिसकी वजह से ओड टू द वेस्ट विंड लिखने के लिए बहुत ही ज्यादा इंस्पायर्ड हुए थे पीबी शेले? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी। ओके, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। द पीटरलू मैसेकर, जो कि 9 अगस्त, मैं मेंशन कर देती हूँ ये कब हुआ था, 1890 में हुआ था। 1819 में ये इंसिडेंट, हिस्टोरिकल इंसिडेंट हुआ है, पीटरलू मैसेकर, जो कि नरसंहार था पीटरलू का। तो आप इससे इंस्पायर्ड होकर के पीबी शेले ने 1819 में ही इसको लिखना स्टार्ट किया था। ठीक है, इस पोएम को 1819 में लिखना स्टार्ट किया था और 1820 में ये पोएम जो हुई थी वो पब्लिश हुई है। तो आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ये दो मिल गए इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग कि कब ये लिखना स्टार्ट हुआ था, 1819 में, जो कि पीटरलू जो मैसेकर था उसकी वजह से ये ज्यादा इंस्पायर्ड होकर के इस जो हिस्टोरिकल इवेंट था उसने इंस्पायर किया पीबी शेले को ओड टू द वेस्ट विंड लिखने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपने आई होप मेंशन कर लिया होगा अपने नोट्स में, इसको नोट डाउन कर लिया होगा। सेकंड क्वेश्चन हमारा रहा ये स्क्रीन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द टर्जा रिमा राइम स्कीम। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा ये हो गया है और डायरेक्टली हम आंसर की तरफ ही चलते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा जो है वो टर्जा रिमा को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये राइमिंग स्कीम होती है ए बी, सी सी, डी डी, ई डी और ई, लास्ट में दो कपलेट्स होते हैं। 14 लाइन्स आप सभी ने देखा होगा, 14 लाइन्स की ये पोएम होती है। यहाँ पे जो राइम स्कीम होती है ये 3 लाइन्स, then 3 lines, then ये 3 lines, and after that this, and after that this, 1 2 3 4 tercet होते हैं, and after that 1 couplet। ठीक है, ये इस तरीके से ये डिवाइड होता है, 4 tercet and 1 rhyming couplet। ओके, ये होता है इसका राइमिंग स्कीम। आप सभी इसको ध्यान दीजिएगा। टर्सेट जो कि आपके होते हैं 3 लाइंस के, 4 स्टैंजास होंगे और लास्ट में 1 कपलेट होता है। और राइमिंग स्कीम ध्यान दीजिएगा, बी सी डी डी और ई होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइमिंग स्कीम है वो आप जरूर मेंशन कर लीजिएगा अपने नोट्स में कि ओड टू द वेस्ट विंड किस राइमिंग स्कीम पे, किस टर्जा रिमा राइमिंग स्कीम पे लिखी गई है और उसका पैटर्न क्या होता है, ये आप जरूर मेंशन कर लीजिएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। When was पीबी शेले born? पीबी शेले का born year क्या था, आपको इसका आंसर देना है। ऑप्शंस हैं 1791, 1792, 1795 या 1793। करेक्ट आंसर आप सभी इसका जो है वो है ऑप्शन बी, 1792 इज द करेक्ट आंसर। दिस ईयर पीबी शेले वाज born और 1822 में इनकी डेथ हुई थी। ठीक है, ये इनका है डेथ ईयर। तो 1792 से लेकर के
1822 का जो टाइम ड्यूरेशन था वो पीबी शेले का टाइम ड्यूरेशन था और इसी ईयर इनकी डेथ हुई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। When was ode to the west wind written? अभी हमने ये क्वेश्चन का डिस्कशन स्टार्टिंग में किया था। जल्दी से इसके आंसर की तरफ चलिए आप सभी और मुझे मेंशन करके बताइए कि कौन सा क्वेश्चन, कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर है। When was west wind written? किस ईयर में लिखा गया था वेस्ट विंड, इसको बताना है आपको। और राइटिंग ईयर और पब्लिकेशन ईयर में बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। ऑप्शंस मैं आपको मेंशन कर देती हूँ। 1820, ऑप्शन बी 1821, ऑप्शन सी 1819, ऑप्शन डी 1818। तो करेक्ट जो आंसर है वो हमारा ऑप्शन सी है। 1819 इज द ईयर जब ये पोयम लिखी गई थी। तो ऑप्शन सी जो हमारा है वो करेक्ट आंसर है। नंबर 5 क्वेश्चन है, द फर्स्ट इमेज दैट शेले विजुअलाइज्ड इन द ओड टू द वेस्ट विंड ऑफ इज ऑफ, किसका था जो पहला इमेज ओड टू द वेस्ट विंड में विजुअलाइज किया है पीबी शेले ने वेस्ट विंड को, वो कौन सा फर्स्ट इमेज था आपको बताना है। ये आपको फर्स्ट सेकंड लाइन में ही मिल जाएगा। He visualized west wind as an enchanter, या a fierce marine, या blue Mediterranean, या a comrade of his wanderings। तो आंसर इस क्वेश्चन का जो है वो हमारा, हम उसकी बात कर लेते हैं। एंड ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। एज एन एन्चेंटर और मजिशियन वेस्ट विंड को विजुअलाइज किया है पीबी शेले ने अपने इस पोयम ओड टू दी वेस्ट विंड में। आपको स्टार्टिंग की लाइन में ही इसमें देखने को मिलेगा जहां पे वो करता है लाइक घोस्ट फ्रॉम एन एन्चेंटर फ्लीइंग। ठीक है, तो यहाँ पे इस लाइन को दिखाया गया है, इसमें उन्होंने एन्चेंटर या एक मजिशियन की तरह से विजुअलाइज किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नंबर 6 क्वेश्चन वी हैव, व्हाट डज शेले आस्क द वेस्ट विंड टू डू बाय द इनकैंटेशन ऑफ हिज वर्ड्स? क्या बोला है, आपको इसका आंसर देना है कि शेले ने वेस्ट विंड को क्या बोला है, क्या कहा है उससे कहने को अपने वर्ड्स के इनकैंटेशन में। रिवाइव हिज फॉलन स्पिरिट, हेस्टन द साइकिल ऑफ सीजन, ऑप्शन सी है बी अ ट्रम्पेट ऑफ प्रोफेसी, ऑप्शन डी है अनचेन हिम फ्रॉम द बॉन्ड्स ऑफ टाइम। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है, टू बी अ ट्रम्पेट ऑफ प्रोफेसी। दिस इज द करेक्ट आंसर। दिस पीबी शेले asked the west wind to do by the incantation of his words। okay, जो उस पोयम के वर्ड से रिलेटेड है। नंबर 7 क्वेश्चन की बात करते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, कुछ इसी तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, जो कि अगर हम बात करें ओड टू द वेस्ट विंड से रिलेटेड कि क्या पोयम, क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो मैंने कोशिश करी है कि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल सके इसी से रिलेटेड। नंबर 7 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अकॉर्डिंग टू शेले द वेस्ट विंड इज अ ब्रीथिंग ऑफ समर, ऑटम, स्प्रिंग और विंटर। तो आपको इसका आंसर देना है। लाइन, स्टार्टिंग के लाइन में ही इस पोएम के आपको देखने को मिलेगा कि वेस्ट विंड को इज द ब्रीदिंग ऑफ। शेले के अकॉर्डिंग वेस्ट विंड किसकी ब्रीदिंग है? आंसर है बी, ऑटम का। ओके, ऑटम का ब्रीदिंग है वेस्ट विंड, क्योंकि इसके बाद स्प्रिंग सीजन आएगा ऑटम के बाद। और यहाँ पे स्टार्टिंग के लाइन में ही है ओ वाइल्ड वेस्ट विंड दाउ ब्रीथ ऑफ ऑटम्स बीइंग। ठीक है, दाउ ब्रीथ ऑफ ऑटम्स बीइंग, यही है इसका स्टार्टिंग का लाइन। तो यहाँ पे मेंशन जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा। ओके, नंबर 8 क्वेश्चन, ओड टू द वेस्ट विंड इज रिटन इन। फिर से क्वेश्चन आ गया, इसके राइमिंग पैटर्न से रिलेटेड ही आपका आ गया। किस फॉर्म में लिखा गया है ये पोयम, आपको बताना है। बैलेड, टर्जा रिमा, मॉक एपिक या आम्बिक पेंटामीटर। तो ये जो लिखा गया है ये टर्जा रिमा के फॉर्म में ये पोयम लिखी गई है। ऑप्शन बी हमारा जो है करेक्ट आंसर है। और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर मैं इस क्वेश्चन को मेंशन करूं तो ये बार बार आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर पूछा गया है, तो इसको जरूर आप ध्यान दीजिएगा। ओड टू द वेस्ट विंड इज रिटन इन टर्जा रिमा फॉर्म। ओके, नंबर 9 क्वेश्चन, व्हाट डज द वेस्ट विंड डू टू येलो एंड रेड ऑटम लीव्स? ये बताइए यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर, कि आपने पोएम पढ़ी होगी तो इस क्वेश्चन को जरूर आप कर लोगे। वेस्ट विंड क्या करता है, येलो एंड रेड जो ऑटम लीव्स हैं उनको क्या कर रहा है, किस तरीके से उनको ट्रीट कर रहा है वेस्ट विंड, आपको इसका आंसर देना है। ऑप्शन ए मेक्स देम फ्लाई, ऑप्शन बी कैरीज देम टू रेन, ऑप्शन सी स्नैचेस देम फ्रॉम ट्री सी, एंड ऑप्शन ए मेक्स देम पेस्टिलेंस स्ट्राइकन। तो करेक्ट जो आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए मेक्स देम फ्लाई। ठीक है, ऑप्शन
ए इज द करेक्ट आंसर। जैसे यहाँ पे है ना, यहाँ पे ओ wild west wind, thou breathe of autumn's being, thou from whose unseen presence the leaves dead are driven like ghosts from an enchanter's fleeing, yellow and black and pale and hectic red, pestilence striken multitude। नंबर 10 की तरफ चलते हैं। द वेस्ट विंड इज अ प्रिजर्वर बिकॉज इट, किस वजह से वेस्ट विंड को प्रिजर्वर बोला गया है, उसका आंसर आपको देना है। ऑप्शन ए है कीप्स द लीव्स सेफ, ऑप्शन बी है डिपॉजिट्स सीड्स इन द सॉइल, ऑप्शन सी है ब्रिंग रेन, या ऑप्शन डी है अपरूट प्लांट्स। अप्रूव्स द प्लांट, क्या इसका है, वेस्ट विंड को प्रिजर्वर क्यों बोला गया है? ये क्या करता है, डिपॉजिट सीड्स इनटू दी सॉइल, जो कि वेस्ट विंड की जो अटम्स की जो लीव्स है, जो डेड लीव्स हैं, उनको वो एक तरीके से उनको डिपॉजिट कर रहा है, डिपॉजिट्स कर रहा है सीड्स के, सो दैट दे कैन अगेन कम इन दी स्प्रिंग सीजन, उनका फिर से रीबर्थ हो सके स्प्रिंग सीजन में। इस तरीके से वो उनको डिपॉजिट कर रहा है उनके सीड्स को इन दी सॉइल। नंबर 11 क्वेश्चन वी हैव हियर, द पोएट सेज दैट एज ए यंग मैन ही टू वाज लाइक द वेस्ट विंड बिकॉज ही वाज आल्सो। पोएट बोलता है कि जब वो यंग था, जब अपनी वो युवा अवस्था में था, तो वो भी वेस्ट विंड की तरह था। क्यों बोलता है ऐसा? बिकॉज ही वाज आल्सो वाइल्ड, स्विफ्ट एंड प्राउड, option B tame, swift and happy, option C soft, red and alert, option D quiet, quick and dangerous। तो आपको इसका आंसर देना है कि क्यों पोएट अपने आप को बोलता है कि when I was young and I was also like west wind। तो इसका जो आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन ए होगा, why swift and proud like west wind, and that's why he's comparing his youthful years या कह लो early life as a वेस्ट विंड। अपने को उसी तरीके से वो कंपेयर कर रहा है क्योंकि वो भी इसी तरीके से वाइल्ड, स्विफ्ट एंड प्राउड था। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन का आंसर हुआ, क्वेश्चन नंबर 11 का। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नंबर 12 की तरफ चलते हैं। द लॉक्स ऑफ द अप्रोचिंग स्टॉर्म, द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड हियर। द लॉक्स ऑफ द अप्रोचिंग स्टॉर्म यहाँ पे है, तो ऑप्शन ए मेटाफर है, पर्सोनिफिकेशन है, सिमली है, या रेफरेन है। तो ये है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, मेटाफर इज यूज्ड हियर। द लॉक्स ऑफ अप्रोचिंग storm is used as here the figure of speech, that is called metaphor. Number 13 we have here, why the west wind is trumpet of prophecy। तो आपको इसका आंसर देना है, it brings rain, it blows over all region, it brings the promise of spring, it brings warmth। So option C would be the correct answer, it brings the promise of spring, that's why this west wind is a trumpet of prophecy। Number 13 के बाद 14 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओ वाई विंड इफ विंटर comes can spring be far behind, the mood of the poet is। इस लाइन में आपको बताना है कि पोएट क्यों ये लाइन लिखता है, उसका मूड क्या है इस लिखते समय, इस लाइन को कंपोज करते समय। पेसिमिज्म, रियलिज्म, ऑप्टिमिज्म या है डिटर्मिनेशन। तो ऑप्शन सी जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे पोएट एक ऑप्टिमिस्टिक, एक पॉजिटिविटी, एक होपफुल एटीट्यूड के साथ में, अप्रोच के साथ में इस लाइन को कंपोज कर रहा है। ओ विंड इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फॉर बिहाइंड, मीन्स जब भी कुछ ऐसी चीजें होती हैं, मीन्स दुख के बाद सुख आता है। तो यहाँ पे वही है कि अगर विंटर है तो उसके बाद ऑब्वियसली स्प्रिंग आएगा। जब वेस्ट विंड चलती है तो उसके बाद रीबर्थ होता है फ्लावर्स का, प्लांट्स का, नई पत्तियां उसमें लगती हैं, जब जो कि विंटर सीजन में अपने शाखाओं से अपने जो की लीव्स होती हैं वो गिर जाती हैं। तो इसी वजह से देयर इज अ काइंड ऑफ ऑप्टिमिस्टिक एंड पॉजिटिव अप्रोच poet has when he was composing this line. Number 15 question, whose unseen presence is being talked about in the poem। किसकी unseen presence को बोला गया है, टॉक करा गया है, उसके बारे में बात की गई है वेस्ट विंड में। आपको उसका आंसर देना है, घोस्ट, डेड लीव्स, वेस्ट विंड या एन्चेंटरर। तो ऑप्शन सी हमारा जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि वेस्ट विंड के अनसीन और एक तरीके से आप बात कर लो पावरफुल प्रेजेंस की बात की गई है यहाँ पे पोएट के थ्रू इस पोएम ओड टू दी वेस्ट विंड में। एंड फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमने कुछ इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस किया आपके
पोएम ओ टू द वेस्ट विंड से रिलेटेड। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा एंड क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट है वो भी आपको पसंद आए होंगे। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसी सेम टॉपिक से रिलेटेड और पीबी शैले की लाइफ से रिलेटेड हम डिस्कस करेंगे। और आप जरूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा इस वीडियो का। जो भी आपको इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और साथ ही साथ आई बटन पे आपको मिल जाएंगे, तो यहाँ पे जरूर आप चेक कर लीजिएगा वीडियो को। उसके बाद आपका जो एंड स्क्रीन होता है, जो आपके यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट आपको वीडियोस मिलेंगे, वो भी आप चेक कर लीजिएगा। एंड स्क्रीन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस।